पाकिस्तान को डिफॉल्ट में जाना है कि हमारे जिस्म के अंदर ऐसी कौन सी बीमारी है कि जो हमें हर दफा आईएमएफ के पास ले जाती है। ये स्टेट चलने वाली नहीं है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक मशवरा दिया, कोई भी आदमी फौज में 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। तो मैंने एक ऑर्डर इशू किया कि तमाम लोग जो 3 साल से ज्यादा की पोस्ट पर हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। आप अंदाजा करें कि उसके बाद एफडीआर में तमाम बंदों की अम्माओं को कैंसर हो गया। जब प्राइम मिनिस्टर और चीफ आर्मी स्टाफ मिल के नहीं करा सके तो आप सोचें कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी बीमारी है। कभी कभी दिल करता है कि ये मुल्क डिफॉल्ट करे, सड़कों पर आकर लोग इनको मारें, इनको छित्तर लगाएं, फिर ये ठीक होंगे। जी शबर साहब, ये बताइएगा, क्या आईएमएफ प्रोग्राम हासिल करके भी हम डिफॉल्ट से बच जाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो आपको डिफॉल्ट से नहीं बचा रहा। आईएमएफ प्रोग्राम आपको एक छोटा सा पैकेज दे रहा है। वो आपको दो चीजें गारंटी कर रहा है कि वो आपके लोगों की रिशेड्यूलिंग में असिस्ट कर देगा और एक थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ दे देगा। मगर अगर हमने अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट सही नहीं किया तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में जाना है और कोई पोजीशन मुझे डिफॉल्ट के बगैर नजर नहीं आ रही है। शबर साहब, मैं ये आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि पिछले तकरीबन 6 माह से, उस वक्त तो शायद इसाक डार साहब भी नहीं आए थे, आपका ये कहना था और इस पे आप पे काफी तनकीद भी हो रही थी, मजाक भी बन रहा था, लेकिन आप कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ऐसे कौन से साइंस आपने देखे उस वक्त जिससे आपको लगा कि इवेंचुअली हम डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे? देखिए, मैंने 16 दिसंबर 2021 को एक तकरीर की थी हमजा यूनिवर्सिटी में सेमिनार में। इसलिए मेरे साथ दूसरे स्पीकर जो थे वो मिफ्ता इस्माइल साहब थे। जी। मैंने उस तकरीर में ये कहा था कि जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस है वो बैलेंस नहीं हो रहा और हम अपने बैरूनी कर्जे और करंट अकाउंट की बैलेंस को पूरा नहीं कर सकेंगे और पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाएगा। प्रॉब्लम ये है रबिया कि जो हमारे लोग हैं ये बेसिकली पाकिस्तान में मसला करप्शन का नहीं है, हम्म। पाकिस्तान में मसला कॉम्पिटेंस का है। ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इनकी सोच प्रॉपर नहीं है, ये अपने हर चीज को अपने जाविये से देखते हैं। और दूसरा, ये बुनियादी तौर पे मुनाफिक लोग हैं। ये बात वो करना चाहते हैं जो जो लोग आप सुनना चाहते हैं, ये सच बोलना नहीं चाहते। मतलब आप ये सुनना चाहते हैं ना कि जो हर गवर्नमेंट ये सुनना चाहती है जो उसके लिए अच्छा है। जब मैंने ये बात कही थी उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी और जी। इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर मैं इमरान खान की गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ और इमरान खान की पॉलिसीज को और पीटीआई को पसंद करता हूँ, आज भी करता हूँ। जब मैंने इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये बात कही तो पीएमएल वालों ने उसको उठाया कि देखिए इमरान खान का एक बंदा कह रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। हम्म। इमरान खान के लोगों ने कहा कि ये कह रहा है कि जी देखिए वो क्या हो गया। तो हम्म। ये सब सब मुनाफिक और झूठ बोलते हैं। ये सच्चाई से कोई नहीं बोलता इस मुल्क के अंदर। तो जब ये मैंने सच्चाई से बोला तो जी। आज पाकिस्तान का हर आदमी ये कहता है, आप भी ये कह रही हैं कि शब्बर जैदी साहब सच बोल रहे थे। अब ठीक है, अब पाकिस्तान में साबित हो गया ना कि कौन सच बोलता है और कौन मुनाफिक है। ठीक है, ये भी बताइएगा शबर साहब के आईएमएफ की इस कदर जो सख्त कंडीशंस हैं, सच क्या है? आप बताइएगा कि क्या इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं या फिर वाकई हमारे मुल्क का हाल ऐसा हो गया है कि आईएमएफ के पास भी अब कोई चारा नहीं रहा है? देखो, बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 23 मरतबा आईएफ में जा चुका है। कोई भी मुल्क 23 मरतबा नहीं गया है। कोई भी मुल्क दुनिया में 23 मरतबा आईएमएफ के पास नहीं गया है। तो हम्म। रबिया, हमें ये अब बैठ के सोचना चाहिए कि हमारे जिस्म के अंदर ऐसी कौन सी बीमारी है कि जो हमें हर दफा आईएमएफ के पास ले जाती है और हम उस बीमारी को सही नहीं करते। तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है, स्पेशली आफ्टर 1970, ये हम्म। तकरीबन जो भी हमारे हाईवे प्रोग्राम है वो सारे 1970 के बाद जब बांग्लादेश चला गया हमारे हाथ, मतलब है कि जो स्टेट आफ्टर 1970 पाकिस्तान में बात आई है हम्म। ये स्टेट चलने वाली नहीं है। ये स्टेट चल नहीं सकती। इसको एक रिकंस्ट्रक्शन चाहिए जो हम नहीं कर रहे। जब हम नहीं करेंगे तो यही होगा और हम बार बार आईएफ में जाएंगे। हमारी रियासत इस शक्ल में जिस शक्ल में आज है ये चल नहीं सकती। इस दफा तो डेस्परेशन का कुछ हाल इस तरह का था शबर साहब के, डार साहब ने तो बैंक डिपॉजिट पे भी टैक्स लगाने की तजवीज दे दी। वो तो आईएमएफ है जिसने इस तजवीज को रद्द कर दिया।
क्या वजह है कि हुकूमत या एफबीआर जो है वो कोई क्रिएटिव सॉल्यूशंस जो है वो नहीं ला पाता? इसमें क्यों नाकामी हो जाती है बार बार हमें? देखिए, मैं डार साहब को और पीएमएलएन की जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसको सीरियस नहीं लेता। मैं इनको सीरियस नहीं लेता। मैं इनको आप समझे कि मैं इनको एक्स्ट्रा समझता हूँ। मतलब इनका कोई रोल नहीं है पाकिस्तान की सियासत। इस गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट आई है ये एक साल के लिए आई है। ये बेचारे फंस गए हैं, इनको आप सीरियस नहीं लें। मतलब डोंट टेक देम सीरियसली। ये बेचारे पहले इन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को ले आए, वो बड़ी बड़ी बातें करते रहे। फिर इन्होंने उठा के डार साहब को ले आए, वो 5 साल तक पाकिस्तान से बाहर थे। तो इन पे टाइम जाया करने का फायदा नहीं है। मतलब मैं इनके साथ इनके बारे में बात करूं, मुझे कोई खास शौक नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आईएमएफ वाले हैं, जो आईएमएफ के लोग हैं, वो पाकिस्तान के सोशली लोगों से भी बात करते हैं, मेरे से भी वो बात करते रहते हैं। और वो लोग ज्यादा रीजनेबल है इन लोगों से, जो आपने सही बात की है। वो ज्यादा रीजनेबल बात करते हैं, मतलब वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं इनसे। मतलब लेकिन वो लेकिन मैं आपसे ये इसलिए भी पूछ रही हूँ शबर साहब कि क्या ये इस हमारी नाकामी की वजह हमारी ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसके साथ आपने भी अपना टाइम गुजारा और आपने भी स्ट्रगल किया और ये बात आपने कही भी, तो क्या वजह जो है वो ये है? नहीं, देखिए बात ये रबिया की दो बातें हैं। एक तो हम ओरिजिनली हमारे पास कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं। पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है, जिसको वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, ये कभी भी अपने डॉलर पूरे नहीं कर सका। हम लेविशली रह रहे हैं 75 साल से। हम्म। हम अपने बियॉन्ड अवर मीन्स रहते रहे हैं। तो अगर आप बियॉन्ड अवर मीन्स रहते रहे हैं, तो कोई तो दिन आएगा जब आपकी चादर तंग हो जाएगी। तो अब ये चादर तंग हो गई है हमारी, तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। और दूसरा, ब्यूरोक्रेसी या इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हैं, उनको क्या पता कि पाकिस्तान कैसे चलता है। वो बेचारे तो वहां बैठे हैं, पहाड़ी के नीचे बैठे हैं, उन्हें क्या पता। और ये मैं इसलिए भी आपसे शबर साहब पूछ रही हूँ कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आपने एफबीआई रिफॉर्म्स करने की कोशिश की थी, आपने कुछ लोगों को, कुछ स्टाफ की जो है वो शफलिंग की थी, तो एक बड़ा दिलचस्प जो है वो वाकया हुआ था और कोई हजारों के करीब एप्लीकेशंस जो है वो आपको मौसूल हुई थी। ये क्या वाकया था, थोड़ा सा बयान कीजिएगा। देखिए, मुझे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक मशवरा दिया कि शब्बर साहब, फौज में हम क्या करते हैं कि जो भी आदमी 3 साल से जगह किसी जगह पे पोस्ट होता है, तो हम उसे नेशनली ट्रांसफर करते हैं। कोई भी आदमी फौज में 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता उस जगह पर, चाहे वो चपरासी हो, पीएन हो, कोई भी हो, आप करप्शन में शामिल है। तो मैंने एक ऑर्डर इशू किया कि तमाम लोग जो 3 साल से ज्यादा किसी पोस्ट पर हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। ये मशवरा आपको तो बाजवा उसके साहब ने बाद दिया था? पाकिस्तान, ये मशवरा मुझे बाजवा साहब ने दिया था। ठीक है, कि 3 साल से ज्यादा फौज में किसी को हम उन्होंने कहा नहीं था कि ये फौज जगह में देंगे। हमारा सिस्टम है। तो मैंने ये एनफोर्स कर दिया अपने एफबीआर में। आप अंदाजा करें कि उसके बाद एफबीआर में तमाम बंदों की अम्माओं को कैंसर हो गया। और उन्होंने कहा कि जी हमारी अम्माओं को कैंसर है, हम ट्रांसफर नहीं हो सकते। और सब ड्रामा। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अफसरों ने मुझे कहा कि हम तो काम करते ही नहीं है, काम तो हमारे क्लर्क करते हैं। तो अगर आपने मेरा क्लर्क ट्रांसफर कर दिया तो काम कैसे होगा। तो ये पाकिस्तान का। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि एफबीआर में 23,000 आदमी हैं, मुझे इनमें से 16,000 आदमी नहीं चाहिए। ये घर बैठ जाएं और अपना तनख्वाह लेते रहे, मुझे दफ्तर नहीं आए, मेरे लिए बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो आप पूरा चेंज कर रहे हैं, वापस आ गया। ठीक है, तो बेसिकली जो बाजवा साहब का मशवरा था वो आपके लिए वर्क नहीं किया खास? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं कि वो मशवरा बिल्कुल ठीक था। और अच्छा। फौज का जो डिसिप्लिन है वो थोड़ा बेहतर इसीलिए है कि उनके यहाँ ट्रांसफर और पोस्टिंग को, जो हमारे यहाँ तो देखिए अफसर तब्दील होता है, मगर नीचे वाला क्लर्क जो है वो सेम रहता है। और वो हम्म। क्लर्क अफसर की रिश्वत का जरिया होता है बेसिकली। अफसर को तो रिश्वत देनी भी नहीं आती। मैं आप तो समझे ना, अफसर को ये भी नहीं पता रिश्वत किससे लेनी है। जी। मैं तो ये आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ शबर साहब, क्योंकि ये वही एफबीआर है जो इन हालात में भी 150 लग्जरी कार जो है वो इंपोर्ट करता है 1.6 बिलियन रुपीस की। तो हम जरा समझना चाहते हैं कि क्या मिजाज है ये इनका, ब्यूरोक्रेसी का, क्या चाहते हैं वो, क्यों इतने डिस्कनेक्टेड हैं रियलिटी से? देखिए अभी मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, मगर जब मैं एफबीआर चेयरमैन बना था, तो मैं प्रो बोनो बना था एफबीआर चेयरमैन, मैं तनख्वाह नहीं लेता था। और मैं हर हर महीने अपने अपने सेक्रेटरी को अपनी जेब से 50,000 रुपए दिया करता था
कि जो मेरा खर्चा है चाय पानी का, पेंसिल कागज का, वो आप मेरे पैसे में से लें, आप गवर्नमेंट के पैसे में से नहीं लें। तो मैंने तकरीबन अपने 9 महीने 8 महीने के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 4.5 लाख रुपए दिए हैं, जो मेरे उनसे रिसीवेबल हैं, कि मैंने उनसे एक पैसा खर्च नहीं किया। लोग मिसालें देते हैं ना कि पाकिस्तान में भी ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने जेब से पाकिस्तानी खिदमत करना चाहते हैं। मगर आप लोग अगर अगर आ, आ, नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अच्छे लोग आए, तो ठीक है, हम कराची वापस आ गए। हमें हमें ज्यादा खुशी है कराची रह के, हमें इस्लामाबाद रहने का कोई शौक नहीं है। मेरे पास ये चॉइस थी, मुझे इमरान खान ने, किसी ने नहीं कहा आप वापस आए, मैं वॉलंटरी वापस आया था, मैं परेशान होकर वापस आया था। मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप छोड़ दे। वो मुझे बाजवा साहब का, इमरान खान का फोन आता था कि आप प्लीज वापस आ जाए, प्लीज वापस आ जाए। मैंने कहा नहीं सर, मैं इस ट्रेन, देखिए या तो मैं कोई डिलीवरी करूं, मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी, लोग मुझे पूछते कि आप क्यों छोड़ के आ गए थे। मेरा प्रॉब्लम ये था कि या तो मैं रिजल्ट लेकर आऊं या मैं छोड़ दूं। जब मैंने देख रहा था कि मेरे पास रिजल्ट नहीं है और मैं सीट पे बैठा हूं, तो मुझे मेंटल प्रेशर आ गया था, मुझे एंग्जाइटी की बीमारी हो गई थी कि मुझे मुझे ये ख्याल होता कि यार मैं चेयरमैन एफबीआर हूं और रिश्वत हो रही है, मैं चेयरमैन एफबीआर हूं और लोग बेईमानी कर रहे हैं। तो मुझे उस पशेमानी ने, उस तकलीफ ने मुझे ऊपर इतनी एंग्जाइटी कर दी। मैंने कहा यार इससे बेहतर है कि मैं वहां बैठ के उस सारी करप्शन के सर पे बैठूं, उससे बेहतर है कि मैं उसको छोड़ के साइड पे हो जाऊं, या तो मैं सही कर लूं या मैं साइड पे हो जाऊं। इसलिए मैं साइड पे होकर घर आ गया। अदरवाइज मुझे 5 साल बैठ के पैसे कमाने में और पोस्टिंग करने में और गाड़ियां अवेल करने में कोई कोई मुझे रोक नहीं सकता था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे हाथ डाल सकता। और मैं आपको ये बता दूं कि जितनी पावर मेरे पास थी एज ए चेयरमैन एफबीआर, किसी के पास पावर नहीं थी। और मैं आज भी ये भी कह सकता हूं कि कोई चेयरमैन एफबीआर अब ऐसा नहीं आएगा जिसके पास इतनी पावर हो, जिसके पास 110% पावर मुझे बाजवा साहब ने दी थी कि शब्बर साहब आप बताएं आपको क्या कराना है, और दूसरा इमरान खान ने दी थी। और आप अंदाजा करें कि लेकिन फिर भी जब आप प्राइम नहीं करा, मिनिस्टर, इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर और चीफ आर्मी स्टाफ मिलकर नहीं करा सके, तो आप सोचें कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी बीमारी है। आप ये सोचें, और कभी बुलाएं बाजवा साहब को और कभी बुलाएं इमरान खान को, पूछें कि आपने शब्बर साहब को पूरी पावर दी थी या नहीं दी थी। दी थी, मगर ब्यूरोक्रेसी और जो इनके हड़हराम है और जो इनके पैसे लगे हुए हैं, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान सही हो, और नहीं हुआ। ठीक है, हमें वापस आना पड़ा। अब देखें, वापस आते हैं, दोबारा आएंगे इंशाल्लाह ताला, अब किसी और शक्ल में आएंगे और सही करेंगे इसको। बहुत बेहतर। शबर साहब, जाते जाते ज़रा सादा अल्फाज में ये बता दीजिएगा कि अगर डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं क्या असर पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट पे, एलीट क्लास पे, हमारी वॉर प्रिपेयर्डनेस पे, एक आम इंसान पे। डिफ़ॉल्ट कर गए तो क्या होगा, आसान अल्फाज में बताइएगा। देखिए, बात यह है कि मैंने आप कल भी किसी को कहा था कि कंट्री का डिफॉल्ट जो होता है वो कंट्री की डेथ नहीं होती, ये कंट्री की बीमारी होती है। ये एक डेथ नहीं है, ये एलिमेंट है एक। यस, डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। मगर मगर डिफॉल्ट होने से कोई पाकिस्तान में ये नहीं है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान तो अपनी जगह बाकी रहेगा, नहीं होना चाहिए डिफॉल्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ होगा। मगर आपको अगर डिफॉल्ट होता है तो हमारी इंपोर्ट पे सीरियस पाबंदियां लगेंगी, हम एक्सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान को बहुत सारी परेशानियां भुगतनी पड़ेंगी पाकिस्तानियों को। जो है, जो पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपकी इंपोर्टेड चीजें नहीं मिलेंगी आपको। मगर जो मैं पाकिस्तान के लोगों का रवैया देखता हूँ और जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की बेहिसी देखता हूं और जो पाकिस्तान के मैशतदानों की मुनाफकत देखता हूं, तो मेरा कभी कभी दिल करता है कि ये मुल्क डिफॉल्ट करे और ये सड़कों पर आकर लोग इनको मारें, इनको छित्तर लगाएं, फिर ये ठीक होंगे। अदरवाइज ये आम तरीके से सही होने, मुझे ये शराफत से सही होने वाले नहीं नजर आ रहे। बहुत इनको बहुत छित्तर शुक्रिया। लगेंगे जब ये सही होंगे। थैंक यू सो मच शबर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच।